जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल सोशियोलॉजी विद संतोष। MCQ सीरीज़ के 16वें वीडियो के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे सामाजिक जनांकिकी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों के बारे में। आज का टॉपिक BA समाजशास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र विषय से PGT, UGC नेट, GIC लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और UPSC आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से लाभदायी होगा। इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपने साथ एक कॉपी और एक पेन भी रख लें, जिससे जो भी प्रश्न आपको महत्वपूर्ण लगे उसे साथ साथ नोट करते चलें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें पूछा गया है कि जनांकिकी शब्द यानी डेमोग्राफी जो है वो किस भाषा से लिया गया है। इस प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है ग्रीक भाषा, ऑप्शन बी है लैटिन भाषा, ऑप्शन सी है पुर्तगाली भाषा और ऑप्शन डी है फ्रेंच भाषा। आपको बताना है कि इनमें से किस भाषा से ये जो डेमोग्राफी शब्द है वो इनमें से किस भाषा से लिया गया है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो जनांकिकी यानी जो डेमोग्राफी है वो ग्रीक भाषा से संबंधित है। तो ग्रीक भाषा से संबंधित होने के कारण पहले प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। इसको आप नोट कर लें कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है, सही विकल्प है, वो है विकल्प ए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेमोग्राफी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जिनमें से पहला शब्द है डेमो, जिसका अर्थ होता है जनता, और दूसरा शब्द है ग्राफी, जिसका अर्थ होता है लिखना। यानी जनता के विषय में लिखना जो है वो डेमोग्राफी कहलाता है। यानी अगर हम लोग इसको दूसरे शब्दों में कहें तो जनसंख्या का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है, उस विज्ञान को, उस शास्त्र को हम लोग जनांकिकी या अंग्रेजी में हम इसको लोग डेमोग्राफी से संबोधित करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। दूसरा प्रश्न है जनांकिकी का जनक किसे माना जाता है। इस प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है स्पेंगलर, दूसरा है स्टाउफर, तीसरा है माल्थस और चौथा है आसिले गुडलाई। आपको बताना है कि इनमें से किस विद्वान को हम लोग जनांकिकी का जनक यानी फादर ऑफ डेमोग्राफी जो है वो से मानते हैं या उनको संबोधित करते हैं। तो इस क्वेश्चन को लेकर के बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी जो माल्थस हैं उन्हें हम लोग जनांकिकी का जनक माना जाता है। बहुत सारे लोग इसमें जो है वो ऑप्शन डी यानी आसिले गुडलाई को जनांकिकी के जनक के रूप में संबोधित करते हैं या मानते हैं। हालांकि जो जनांकिकी शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो फ्रांसीसी विद्वान आसिले गुडलाई ने 1855 में किया था। लेकिन जनसंख्या विज्ञान की बात करें या जनसंख्या का व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने की शुरुआत जो है वो माल्थस के द्वारा हुई है, TR माल्थस के द्वारा हुई है, और इस कारण से हम लोग माल्थस को जनांकिकी का जनक कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन सी। आप इसमें कंफ्यूज ना हो। जब आपसे ये पूछा जाए कि जनांकिकी जो शब्द है वो किसके द्वारा गढ़ा गया था, रचा गया था, तो वहाँ पे आप आसिले गुडलाई को चूज करिएगा। लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए कि जनांकिकी का जनक किसे कहा जाता है या माना जाता है, तो आप इसमें TR माल्थस को चुनिएगा। ये सही विकल्प होगा, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, जिसमें आपसे एक पुस्तक का नाम दिया गया है और उस पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है। आपको बताना है कि पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स, ये पुस्तक जो है वो किसकी है। ऑप्शन ए है ऑकबर्न, ऑप्शन बी है थॉमसन लेविस, ऑप्शन सी है लीपले और ऑप्शन डी है स्पेंगलर स्मेल्सर।
तो ये जो पुस्तक है पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स, ये काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है और ये जो पुस्तक है वो थॉमसन एंड लेविस के द्वारा लिखी गई है। और इस पुस्तक में पहली बार जो है वो थॉमसन और लेविस ने जनांकिकी के अध्ययन के बारे में उसके 3 पक्षों का उल्लेख किया था। यानी थॉमसन और लेविस ने जनसंख्या का आकार, जनसंख्या की संरचना और जनसंख्या का वितरण, ये जो है वो उस जनांकिकी के अध्ययन विषय के रूप में या उसकी मुख्य अध्ययन विषय वस्तु के रूप में इसको स्वीकार किया था। तो इस तरह से पॉपुलेशन ऑफ प्रॉब्लम जो है, जो कि 1956 में थॉमसन और लेविस के द्वारा लिखी गई थी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जो सही उत्तर है, सही विकल्प है, वो है ऑप्शन बी। अगला सवाल प्रश्न संख्या 4, जिसमें पूछा गया है कि जब कोई व्यक्ति स्वदेश छोड़कर बाहर किसी स्थान या देश चला जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है प्रवास, ऑप्शन बी है भ्रमण, ऑप्शन सी है आप्रवास और ऑप्शन डी है उत्प्रवास। आपको बताना है कि जब कोई व्यक्ति स्वदेश छोड़कर बाहर किसी स्थान या देश चला जाता है तो इस प्रक्रिया को हम किस नाम से संबोधित करते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन डी, यानी उत्प्रवास। उत्प्रवास का मतलब ये होता है, आप जानते हैं कि जनसंख्या को के आकार को प्रभावित करने में आवास को जो जनसंख्या का जो आकार है उसको परिवर्तित करने में मुख्य रूप से उत्प्रवास और अप्रवास जो है वो 2 महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, वो विशेष रूप से इसको प्रभावित करती हैं। तो जब कोई व्यक्ति स्वदेश छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर या देश चला जाता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग उत्प्रवास कहते हैं। इसके विपरीत जब कोई बाहर का व्यक्ति स्वदेश आता है तो उसे हम लोग आप्रवास कहते हैं। तो आप इसको जानते रहें कि अगर कोई व्यक्ति अपना देश, अपना स्थान छोड़ करके चला जाता है तो उसे उत्प्रवास कहते हैं, और जब कोई बाहर का व्यक्ति किसी स्थान पर आकर के रह जाता है, बस जाता है, तो उस व्यक्ति इस प्रक्रिया को हम लोग आप्रवास कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 5, जिसमें पूछा गया है कि डोनर सबसिस्टम और रिसिपिएंट सबसिस्टम की अवधारणा का उल्लेख किसने किया है। ये जो प्रश्न है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार जो है वो इस तरह का प्रश्न है कंपटीशन में पूछा गया है। तो आप इसको नोट कर लें कि डोनर सबसिस्टम और रिसिपिएंट सबसिस्टम की जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दी गई है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है फ्रेडरिक लीपले, ऑप्शन बी है पीटरसन, ऑप्शन सी है जी.एस. अरोड़ा और ऑप्शन डी है रेवेंस्टीन। आपको बताना है कि ये जो कॉन्सेप्ट है डोनर सबसिस्टम और रिसिपिएंट सबसिस्टम की, ये जो कॉन्सेप्ट है वो इनमें से किस विद्वान से संबंधित है या किस विद्वान के द्वारा दी गई है। तो ये जो अवधारणा है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो रेवेंस्टीन से जुड़ी हुई है। तो इस तरह से ये प्रश्न संख्या जो 5 का जो सही उत्तर होगा वो ये जो कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। तो ये जो कॉन्सेप्ट है डोनर सबसिस्टम और रिसिपिएंट सबसिस्टम की जो कॉन्सेप्ट है वो जो है कॉन्सेप्ट फ्रेडरिक लीपले से संबंधित है। आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको रेवेंस्टीन बताया था, तो वो गलत है और इसका सही जो उत्तर है वो है फ्रेडरिक लीपले, यानी ऑप्शन ए जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 का सही विकल्प है। यानी लीपले के अनुसार प्रवास में 2 तरह की उपव्यवस्थाएं नहीं थी। यानी फ्रेडरिक लीपले का मानना है कि जो प्रवास की जो प्रक्रिया है उसमें 2 प्रकार की व्यवस्थाएं निहित होती हैं। इनमें से पहली को उन्होंने डोनर सबसिस्टम कहा और दूसरी को उन्होंने रिसिपिएंट सबसिस्टम कहा। यानी डोनर सबसिस्टम का मतलब ये होता है कि अगर हम कहें कि डोनर सबसिस्टम वह है
जो कि प्रवासियों का मूल स्थान है, यानी जहाँ से प्रवासी गमन करते हैं उसे हम लोग डोनर सब सिस्टम कहते हैं। और रिसिपिएंट सब सिस्टम वह है जहाँ जहाँ जो है प्रवासी जाकर के बसते हैं, जहाँ पर जाकर के रहते हैं। तो जहाँ से प्रवास की प्रक्रिया शुरू होती है, यानी प्रवास प्रारंभ होता है, जहाँ से लोग आते हैं अपने मूल स्थान को छोड़ करके किसी अन्य स्थान पर जाते हैं, तो उनके मूल स्थान को हम लोग डोनर सब सिस्टम कहते हैं। और जिस स्थान पर जा कर के वो बसते हैं, रहते हैं, उसे रिसिपिएंट सब सिस्टम कहते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो फ्रेडरिक लीप्ले से रिलेटेड है। तो प्रश्न संख्या 5 का क्वेश्चन एक बार आप फिर से नोट कर लें कि प्रश्न संख्या 5 का जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन ए। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 6, जिसमें आपको दो सूची दी गई है, भाग 1 और भाग 2 की। इन दोनों सूचियों को आपस में सुमेलित करना है, मैचिंग करना है। और आपको जो एक तरफ जो है वो जनसंख्या का जो मॉडल दिया गया है, सिद्धांत दिया गया है, और दूसरी तरफ उस सिद्धांत से रिलेटेड जो विद्वान हैं उनका नाम दिया गया है। तो आपको आपस में मैच करना है कि कौन सा सिद्धांत और किस विद्वान से रिलेटेड है। तो जो ऑप्शन दिया है भाग 1 में जनसंख्या का मॉडल, अंतरालयी अवसर मॉडल, न्यूनतम प्रवास सिद्धांत और गुरुत्व सिद्धांत, यानी ABCD ये 4 जो है वो मॉडल दिए गए हैं, जनसंख्या का 4 सिद्धांत दिए गए हैं। और इसके दूसरी तरफ 1, 2, 3, 4 के रूप में भाग 2 में क्रमशः रायली, जिफ, स्टाउफर और जेलिंस्की का जो है वो नाम दिया गया है। तो आपको ये जो नीचे उसके कूट दिए गए हैं, उस कूट को देखते हुए आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो जो 4 कूट दिए गए हैं उनमें से ऑप्शन ए है 1, 2, 3, 4, ऑप्शन बी है 4, 3, 2, 1, ऑप्शन सी है 3, 2, 1, 4 और ऑप्शन डी है 4, 1, 3, 2। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो कूट है, कौन सा विकल्प है वो जो सही है। तो प्रश्न संख्या 6 के लिए जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी का मतलब ये हुआ कि जनसंख्या का जो संक्रमण मॉडल है वो जेलेंस्की ने दिया है। आप इसको नोट कर लें, आप कागज़ कलम आपके पास होगा तो आप इसको अलग से नोट करते चलें कि जनसंख्या का संक्रमण मॉडल जो है वो जेलेंस्की से रिलेटेड है। अंतरालयी अवसर मॉडल जो है वो स्टाउफर ने दिया है। न्यूनतम प्रवास का जो सिद्धांत है वो जिफ से संबंधित है और गुरुत्व मॉडल का जो सिद्धांत है वो रायली ने दिया है। तो आप इसको जब करेक्ट करेंगे तो ये जो ABCD जो 4 सिद्धांत दिए हैं इनको जब उनसे संबंधित विद्वानों से सुमेलित करेंगे तो ये जो विकल्प है वो 4, 3, 2, 1 आएगा। और इस तरह से विकल्प जो बी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, जिसमें पूछा गया है कि जनसंख्या का पिरामिड बनाया जाता है। आपको बताना है कि जब जनसंख्या पिरामिड बनाया जाता है, पॉपुलेशन पिरामिड हम लोग बनाते हैं, तो उस पिरामिड को बनाते समय इनमें से किस बात पर ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन ए है जन्म एवं मृत्यु के आधार पर, ऑप्शन बी है आवास उत्प्रवास के आधार पर, ऑप्शन सी है विवाह एवं शिक्षा के आधार पर और ऑप्शन डी है आयु एवं लिंग संरचना के आधार पर। तो आपको बताना है कि इनमें से जब हम लोग जनसंख्या का पिरामिड बनाते हैं तो उसको बनाते समय हम लोग इनमें से किस बात का ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर आपको ये जानना ज़रूरी है कि जनसंख्या का पिरामिड बनाते समय हम लोग इसमें जो ऑप्शन डी है यानी आयु एवं लिंग संरचना को के आधार पर हम लोग जनसंख्या का पिरामिड बनाते, यानी जनसंख्या का पिरामिड आयु एवं लिंग संरचना का सम्मिश्रण होता है, जिसमें जनसंख्या को लिंगानुसार स्त्री पुरुषों में विभक्त कर दिया जाता है और फिर स्त्री और पुरुषों की जनसंख्या को
अपने अपने अलग अलग आयु वर्गों में बांट दिया जाता है। तो इस तरह से जनसंख्या का पिरामिड जो है वो निर्मित होता है। तो जनसंख्या का पिरामिड बनाते समय हम लोग आयु और लिंग संरचना को विशेष रूप से ध्यान देते हैं या उसके आधार पर निर्मित करते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, जिसमें पूछा गया है कि भारत में जनांकिकी से संबंधित समंकों को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि भारत में, स्पेशली भारत में जनसंख्या से संबंधित जो आंकड़े हैं, जो डेटा है, जो समंक है, मॉडल है, उसको बनाते समय, उसको प्राप्त करते समय हम लोग मुख्य रूप से किस विधि का उपयोग करते हैं। इस प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं उत्तर के रूप में। ऑप्शन ए है जनगणना विधि, ऑप्शन बी है न्यायदर्श विधि, ऑप्शन सी है पंजीकरण विधि और ऑप्शन डी है याचना विधि। तो इनमें से किस विधि के द्वारा भारत में जनसंख्या से संबंधित समंकों को प्राप्त किया जाता है, आपको ये बताना है। तो इस प्रश्न के उत्तर के रूप में हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत में जनांकिकी से संबंधित समंकों को प्राप्त करने के लिए पंजीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर होगा, सही विकल्प होगा, वो होगा ऑप्शन सी, पंजीकरण विधि। यानी जो भारत में जो जनांकिकी का जो अध्ययन है, वो अध्ययन करते समय हम लोग पंजीकरण विधि को अपनाते हैं, पंजीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर है वो जो है वो विकल्प सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। यानी अगर हम इस प्रश्न को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहें तो भारत में जो पंजीकरण का जो संगठन है वो पिरामिड आकार का होता है। यानी इसमें निश्चित अवधि के उपरांत गांवों से सूचनाएं तहसील को, और तहसील से सूचनाएं जिला स्तर को, फिर राज्य में और अंत में केंद्रीय स्तर पर भेजी जाती हैं। और केंद्रीय स्तर पर एक जो है वो महापंजीकार का कार्यालय होता है, जो वार्षिक आधार पर, यानी ईयरली जो है वो डेटा कलेक्ट करता है, सूचनाओं को अंकित करता है। और इन सूचनाओं को जो है वो वाइटल जो है स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया नामक जो पत्रिका है, अधिकृत पत्रिका है भारत सरकार की, इस पत्रिका में प्रकाशित किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 8 के सही उत्तर के रूप में हम लोग पंजीकरण विधि को अपनाते हैं और पंजीकरण विधि के आधार पर भारत में जनांकिकी से संबंधित आंकड़ों को, समंकों को प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, जिसमें पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार देश की जनगणना या जनसंख्या कराने की व्यवस्था की गई है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 246, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 346, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 146 और ऑप्शन डी में लिखा गया है अनुच्छेद 244। तो आपको बताना है कि इनमें से किस अनुच्छेद के द्वारा भारत में, इस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा देश की जनसंख्या का जनगणना कराने की व्यवस्था की गई। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। यानी संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का जो दायित्व है, जनगणना कराने की व्यवस्था की गई है। और ये जो देश की जनगणना कराने का जो दायित्व है वो केंद्रीय सरकार को, संघ सरकार को सौंपा गया है। यानी भारत में अनुच्छेद 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने की व्यवस्था की गई है और इस व्यवस्था के अनुसार जो है ये जो दायित्व है वो संघ सरकार को, केंद्रीय सरकार को सौंपा गया है। और इसका उल्लेख जो है वो संविधान की 7वीं अनुसूची में भी किया गया है। तो इस तरह से इस प्रश्न से रिलेटेड 2 चीज़ें आपको स्पष्ट होती हैं। पहली बात तो ये कि संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार जनगणना कराने की व्यवस्था की गई है और संविधान की 7वीं अनुसूची में भी इस बात का जिक्र किया गया है, जिसके तहत जनगणना कराने का जो दायित्व है वो केंद्रीय सरकार का है या संघीय सरकार का है, को सौंपा गया है, उसको ये दायित्व दिया गया है।
अगला प्रश्न है जिसमें एक पुस्तक है एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। पुस्तक निम्न में से किससे संबंधित है? हम समझते हैं कि इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आप में से जो इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न बुक का नाम पढ़ते ही आप इस प्रश्न का सही उत्तर आप कर चुके होंगे, क्योंकि ये जो पुस्तक है वो काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। फिर भी इस प्रश्न के विकल्प को हम आपके बीच में रखना चाहेंगे। ऑप्शन ए है JL मोरेनो, ऑप्शन बी है प्रोफेसर अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी है जीड और रिस्ट और ऑप्शन डी है TR माल्थस। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी TR माल्थस। TR माल्थस जो है वो जिनको कि हमने आपको बताया था कि जनसंख्या डेमोग्राफी का जनक, फादर ऑफ डेमोग्राफी उनको माना जाता है। तो माल्थस ने पहली बार जनसंख्या के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपने विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने अपने जनसंख्या के बारे में अपने विचार को व्यक्त करते हुए ये बताया था कि खाद्यान्न की जो आपूर्ति है इसका जनसंख्या पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। यानी माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है उसमें उन्होंने बताया कि जनसंख्या वृद्धि तथा खाद्यान्न की आपूर्ति में वृद्धि के मध्य में एक निश्चित संबंध होता है, यानी उनके बीच में उतार चढ़ाव और जो घटाव होता है उसी के आधार पर जनसंख्या जो है वो घटती बढ़ती रहती है। माल्थस के विचार में यदि किसी जनसंख्या पर किसी प्रकार का नियंत्रण न लगाया जाए तो किसी देश की जो जनसंख्या है वो खाद्य पदार्थों की पूर्ति की अपेक्षा अधिक तेज़ी से बढ़ती है और लगभग 25 वर्ष के बाद पहले की तुलना में दूनी हो जाती है। इसका कारण उन्होंने ये बताया कि जो जनसंख्या है वो ज्यामितीय गति से वृद्धि करती है, जबकि जो खाद्य सामग्री में जो होने वाली वृद्धि है वो अंक गणितीय वृद्धि से विकसित होती है, बढ़ती है। तो इस तरह से ये जो पुस्तक है वो TR माल्थस से संबंधित है और इस कारण से प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11 जिसमें पूछा गया है कि अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है। आपको बताना है कि जनसंख्या के बारे में जो अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत दिया गया है वो सिद्धांत किससे रिलेटेड है। इस प्रश्न के उत्तर के रूप में जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से ऑप्शन ए है एडविन कैनन, ऑप्शन बी है स्पेंसर, ऑप्शन सी है दुर्खीम और ऑप्शन डी है माल्थस। आपको बताना है कि इनमें से किस विद्वान ने जनसंख्या के बारे में अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत दिया है या उसका प्रतिपादन किया है। तो इस प्रश्न का यानी प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर है वो है एडविन कैनन। यानी एडविन कैनन ने सबसे पहले उनकी जो पुस्तक थी उस पुस्तक में, पुस्तक का नाम अगर आप नोट करना चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ऑप्टिमम थियरी ऑफ पॉपुलेशन। यानी ऑप्टिमम थियरी ऑफ पॉपुलेशन ये जो पुस्तक है वो एडविन कैनन की है और इस पुस्तक में उन्होंने पहली बार जनसंख्या के बारे में अनुकूलतम का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अनुकूलतम जनसंख्या के बारे में जो कैनन का मत है, उनका ये मानना है कि उस तरह की जनसंख्या से, यानी अनुकूलतम जनसंख्या से हमारा अभिप्राय उस जनसंख्या से होता है जो किसी देश में एक निश्चित समय पर दिए हुए साधनों का अधिकतम उपयोग तथा उत्पादन करने के लिए आवश्यक है। तो इस तरह से जब किसी देश की जनसंख्या का आकार आदर्श रहता है तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो अधिकतम रहती है। तो इस तरह से ये लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती रहती है, यानी जो जनसंख्या है वो लोगों की आवश्यकताओं के अनुकूलन के रूप में सहायक होती है या उनके अनुकूल होती है। तो इस कारण से उनके इस सिद्धांत को जनसंख्या का अनुकूलतम सिद्धांत के नाम से हम लोग जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर है, सही विकल्प है वो है ऑप्शन ए। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 12 जिसमें पूछा गया है कि द लॉ ऑफ पॉपुलेशन
ये बुक जो है वो किसकी है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं डेविस मूरे, फ्रैंक फेटर, थॉमस सैडलर और कार्ल मार्क्स। आपको बताना है कि इनमें से किस विद्वान ने द लॉ ऑफ पॉपुलेशन नाम से पुस्तक लिखी है। तो ये काफ़ी फेमस पुस्तक है। इस पुस्तक के जो लेखक हैं, यानी इस पुस्तक के जो रचयिता हैं, वो इस पुस्तक के लिखने वाले जो हैं, यानी लॉ ऑफ पॉपुलेशन जो पुस्तक हैं, वो पुस्तक लिखी गई है माइकल थॉमस सैडलर की, यानी माइकल थॉमस सैडलर, यानी ऑप्शन सी जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल प्रश्न संख्या 13, जिसमें दो सूची दी गई है और इन सूची 1 और सूची 2 को आपस में सुमेलित करना है। सूची 1 में जो है वो कुछ सिद्धांत दिए गए हैं और सूची 2 में उस सिद्धांत से जो रिलेटेड जो विद्वान हैं, जो प्रवर्तक हैं, उनका नाम दिया गया है। आपको आपस में उनको मैचिंग कराना है। जो सिद्धांत दिए गए हैं, ए है प्रजनन फलन सिद्धांत, बी आहार सिद्धांत, सी सामाजिक कुसमायोजन सिद्धांत, डी है सामाजिक केशाकर्षण का सिद्धांत। इन सिद्धांतों के सामने जो क्रमशः नाम दिया गया है, नंबर 1 आर्सेन ड्यूमा, ऑप्शन बी डबल के, तीसरा है स्पेंसर, चौथा है हेनरी जॉर्ज और पांचवा है फ्रैंक फेटर। इनको सुमेलित करने के लिए जो कूट दिए गए हैं, ABCD को सुमेलित करने के लिए करते हुए जो 4 विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शन ए है इसमें 5 3 2 4, बी है ऑप्शन 3 2 4 1, ऑप्शन सी में कूट दिया गया है 2 1 4 3 का, और ऑप्शन डी में कूट दिया गया है 1 2 5 1 2 4 5 का। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कूट, यानी कौन सा जो विकल्प है वो कौन सा जो ऑप्शन है वो सूची को सुमेलित करता है। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी 3 2 4 1 जो है वो सही कूट है। अगर इसकी हम लोग बात करें, इस कूट की बात करें, तो प्रजनन फलन सिद्धांत जो है वो स्पेंसर का है, आहार सिद्धांत जो है वो डबल के से संबंधित है, सामाजिक कुसमायोजन जो सिद्धांत है वो हेनरी जॉर्ज से संबंधित है, और सामाजिक केशाकर्षण का जो सिद्धांत है वो आर्सेन ड्यूमा से रिलेटेड है। तो इस तरह से ये अगर आप इस सूची को सिद्धांतों से और उनके प्रवर्तकों को आपस में सुमेलित करेंगे तो इसका जो सही कूट आएगा वो 3 2 4 1 का आएगा, और इस तरह से जो विकल्प बी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला सवाल प्रश्न संख्या 14, इसमें पूछा गया है कि जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं। आपको बताना है कि इनमें से किस विद्वान के द्वारा जनांकिकी संक्रमण का सिद्धांत दिया गया है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है कार्ल पियर्सन, ऑप्शन सी है इमाइल दुर्खीम और ऑप्शन डी है थॉमसन और नावेस्टीन। आपको बताना है कि इनमें से किस विद्वान ने जनसंख्या का संक्रमण सिद्धांत जो है वो प्रस्तुत किया है, दिया है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जनसंख्या का जो संक्रमण सिद्धांत है, इस सिद्धांत को सर्वप्रथम थॉमसन ने दिया था और बाद में इसको व्यवहारिक रूप में नावेस्टीन ने लागू किया था। तो इस तरह से जनसंख्या का जो संक्रमण सिद्धांत है वो थॉमसन और नावेस्टीन से रिलेटेड है, उनसे संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर होगा, सही विकल्प होगा, वो होगा ऑप्शन डी। इसको आप नोट कर लें। अगर हम लोग जनसंख्या के संक्रमण सिद्धांत की बात करें तो थॉमसन और नावेस्टीन ने इस बारे में उन्होंने कहा था कि जनसंख्या के संक्रमण की 3 अवस्थाएं होती हैं। उन्होंने जनसंख्या के संक्रमण की 3 अवस्थाएं बताई हैं। प्रथम अवस्था, इस अवस्था में जन्म दर व मृत्यु दर दोनों अधिक होती हैं। दूसरी अवस्था, द्वितीय अवस्था,
इस अवस्था में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होने के कारण जन्म दर अधिक किंतु मृत्यु दर जो है वो कम हो जाती है। अधिकांश जो विकासशील देश यानी भारत जैसे दो देश जो हैं वो इसी अवस्था के अंतर्गत आते हैं। तीसरी जो अवस्था उन्होंने बताई, इस अवस्था में स्वास्थ्य सुविधाओं के चलते जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में गिरावट आती है, जिसके कारण से जहाँ पे ऐसे देशों में जनसंख्या सामान्य बनी रहती है। अधिकांश जो विकसित देश हैं वो इसी अवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से जनसंख्या संक्रमण के अंतर्गत प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था का जो उल्लेख है वो थॉमसन और नावेस्टीन के द्वारा किया गया है। और इस प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी हुआ। अगला सवाल प्रश्न संख्या 15 जो आज के टॉपिक का अंतिम सवाल है, जिसमें पूछा गया है कि जनांकिकी विश्लेषण के लिए एक उपकरण के रूप में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है। आपको बताना है कि जब हम लोग जनांकिकी विश्लेषण करते हैं तो उस विश्लेषण के लिए एक उपकरण के रूप में हम निम्न में से किसे सम्मिलित करते हैं। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है यशार, ऑप्शन बी है CWR, ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है, यानी जनांकिकी विश्लेषण के लिए एक उपकरण के रूप में किसे सम्मिलित किया जाता है, एसआर को, CWR को, या इन दोनों को, या फिर इनमें से किसी नहीं को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, प्रश्न संख्या 15 का जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग जनसंख्या का सांख्यिकीय विश्लेषण करते हैं तो उसके लिए अनेक जैविक घटनाओं से संबंधित सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं और जनांकिकी विश्लेषण के लिए कुछ उपकरणों का उपयोग किया जाता है। उपकरणों का उपयोग अपेक्षित होता है। तो उनमें से मुख्य रूप से ये जो दो उपकरण हैं, एसआर का मतलब सेक्स रेशियो से है और CWR से का मतलब ये है क्रूड डेथ रेट से, यानी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अघोषित मृत्यु दर। तो लिंगानुपात और अघोषित मृत्यु दर को, इन दोनों को जनांकिकी विश्लेषण में एक उपकरण के रूप में सम्मिलित किया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यानी ए और बी दोनों हैं, एसआर और CWR, ये दोनों जो हैं वो जनांकिकी विश्लेषण के लिए एक उपकरण के रूप में अपनाए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं या सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। इस वीडियो के अंत में आपको हमने इन सारे प्रश्नों से रिलेटेड जो है वो उत्तर माला दी हुई है, यानी प्रश्नों के जो सही उत्तर हैं, सही विकल्प दिए गए हैं, उनको आपको हमने सीरियली 1 से लेकर के 15 तक यहाँ पर हमने उन प्रश्नों के सही विकल्प को लिख दिया है। आप सुविधानुसार इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करके इस वीडियो को रिपीट करके आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अंत में हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच में दूर दूर तक भेजें और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित ज़रूर करें। अगर आपको अपने कुछ कमेंट्स देना है, आपको कुछ सुझाव देना है, या आपकी कोई इस वीडियो से लेकर के टॉपिक से लेकर के कोई क्वेरी है या किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने कमेंट के माध्यम से अपने विचारों को, भावनाओं को आप हम तक पहुंचा सकते हैं। अंत में इस वीडियो को आपके द्वारा अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।